नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति, अदालत और चर्चित कोचिंग विवाद, तीन बड़े मुद्दे इस वक्त सुर्खियों में हैं। एक तरफ पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ खानसर विवाद में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद को जमानत मिल गई है, जबकि उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध मौत ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति अब सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में है। ऐसे में सवाल कई हैं। क्या बिहार की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी है? क्या कानूनी और राजनीतिक लड़ाइयां आने वाले चुनावी समीकरण को बदल देंगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, सबसे पहले हम लोग जिस तरह से खानसर से जुड़ा विवाद चल रहा था, ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें खान ग्लोबल स्टडीज पर हमले के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और ये राहत ऐसे समय पर मिली है जब उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रिंस इस मामले में नामजद आरोपी था और गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल में छिपा हुआ था। वहीं खान सर को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है और उनकी गिरफ्तारी पर भी फिलहाल रोक लगी हुई है। तो नेपाल पुलिस प्रिंस की मौत की जांच फिलहाल कर रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रोशन आनंद को मिली जमानत से इस पूरे मामले की दिशा जो है वो बदल जाएगी? जिस तरह से नेपाल में प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत महज संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जिस तरह से ये मौत कई सवाल खड़े कर रहा है? बिल्कुल, आज रोशन आनंद जी को जमानत मिल गई और जो उनके वकील थे उन्होंने भी आकर के बताया कि जिस तरह से इनको षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से फंसाया गया, वो जो शब्द होता है कि मॉडिफाइड इंटेंशन से, मालिश से इनको फंसाया गया, इसमें तो इनको जमानत मिलनी ही थी। और ऐसा कोई इन पर सीधे सीधे आरोप नहीं था। यह आरोप लगाया गया था कि इन्होंने इस तरह से प्रोवोक किया, प्रोवोकेटिव एक्शन के लिए इनको इस तरह की सजा मिली। लेकिन उनको जमानत मिल गया और नियमित जमानत उनको मिल गई है। आज शायद शाम तक वो बाहर भी आ गए। तो एक पक्ष तो ये है कि जो भी एलिगेशन थे वो फॉल्टी थे, फैब्रिकेटेड थे। मैं उनके वकील को सुन रहा था और जिसमें उनका कोई रोल नहीं था। लेकिन खैर चलिए, वो तो फंसा दिया गया और चूंकि सीजीएम कोर्ट में वो 307 का जो धारा लगाई गई थी उसके तहत इनको बेल नहीं मिला। बाद में कोर्ट रेगुलर खुल नहीं रहा था, इस वजह से बेल नहीं मिला। आज जब कोर्ट समर वेकेशन के बाद जब थोड़ा ये हुआ तो आज उनको बेल दे दिया गया। एक जो उनके भाई की मौत का मामला है उसमें बात आ रही है कि वो नेपाल के किसी होटल में ठहरे हुए थे, चूंकि वो भी ये हैं, अभियुक्त हैं। और नेपाल पुलिस को एपिलेप्सी की कुछ दवा उनके कमरे में मिली। उनके साथ जो लोग रह रहे थे उन्होंने भी इस तरह से बताया कि हम लोगों को जानकारी मिली कि उनकी तबीयत खराब है, वहां हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी मौत हो गई। अब उसमें तो नेपाल पुलिस और बिहार पुलिस दोनों के कोऑर्डिनेशन में पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए कि काउज ऑफ डेथ क्या है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है कि उनके भाई की जो मौत है, जो अभी तक संदिग्ध है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद काउज ऑफ डेथ पता चल जाएगा, तभी पता चल जाएगा। जो फैजल खान की बात और खान सर की बात आप कर रही हैं, उनको इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है। उनका कोई ऐसा बेल नहीं मिला हुआ है। वो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन एक वकील साहब को तो मैंने देखा है कि कहे कि नहीं, इसकी जांच कराएंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हैं, जो उनके गार्ड फायरिंग कर रहे हैं, जो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, पुलिस एफआईआर दर्ज की है,
तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी अब कोर्ट में एडमिसिबल है। वो तथ्य को भी अगर आप लेकर के जाते हैं तो उसको ये नहीं कर सकते। और कोर्ट के रिमार्क्स के बारे में बता रहे थे, मैं तो वहां था नहीं, लेकिन वो उस बहस के हिस्सा थे, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, जब इस तरह की घटना की जानकारी थी तो फिर वो तथ्य को क्यों छुपा रहे थे, बताना चाहिए था। और जो उन्होंने मिसलीड किया है तो इसकी वजह से उनको सजा मिलेगी। अब सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो न्यायिक प्रक्रिया है। उन पर एफआईआर दर्ज भी पुलिस ने की है, और पुलिस ने भी दूसरा एफआईआर जब किया तब जाकर के दर्ज किया। यहाँ दूसरे एफआईआर में, हालांकि पुलिस, मैंने कल देखा न्यूज़पेपर में कि पुलिस जो उनके मैनेजर हैं जिन्होंने केस दर्ज किया था रोशन आनंद पर, उनको भी खोजने गई थी, लेकिन वो शायद मिले नहीं। तो ये भी प्रक्रिया चलेगी। रोशन आनंद जी को बेल मिल गया, लेकिन अभी तो उनके साथ एक बड़ी घटना घट गई कि उनके भाई का डेथ हो गया। अब तो उस काम में वो लगेंगे, जो बाकी प्रक्रिया है उसमें। इधर फैजल खान उर्फ खान सर जो हैं, देखते हैं नियमित जमानत के लिए वो फिर पिटीशन तो वो दायर किए ही होंगे, तो उनको नियमित जमानत मिलता है, नहीं मिलता है, या केवल इंटरिम रिलीफ ही मिलता है, वो तो उनके वकील साहब तो कह रहे थे कि हम तो चाहेंगे कि इस केस को सीबीआई हैंडल करे, ताकि ये केस में कहीं से भी किसी का फेवर ना हो। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो पुलिस ही है ना, और पुलिस ही केस ये की है, एफआईआर की, तो वो पुलिस पर भी सवाल उठा रहे थे कि नहीं, हम तो चाहेंगे कि कोई ऐसा निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो जो इस केस की जांच करे। तो रोशन आनंद जी का बेल मिलना और उनकी भाई की मृत्यु, फैजल खान उर्फ खान सर का अभी तक नियमित जमानत नहीं होना, मतलब एक इंटरिम रिलीफ तक मिलना, अभी तक तो उस विवाद में यही तक चीजें आकर के पहुंची। हालांकि ये ठीक है, ये विषय काफी इंटरेस्टिंग विषय बना हुआ है, कोचिंग विवाद का वाला विषय, लेकिन जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो आज उस केस को ये कर रहे थे, बार काउंसिल के चेयरमैन भी हैं रमाकांत शर्मा जी, वो कह रहे थे कि जज साहब ने भी कहा कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो वहाँ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल, वो गैंगवार की जगह नहीं है। जो भी शिक्षा का केंद्र है वो कोई गैंगवार की जगह थोड़े है कि हमारे पास इतने गार्ड, तुम्हारे पास इतने गार्ड, वहाँ कोई मसल्स की लड़ाई थोड़े है। बिल्कुल, वो तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ करके इतने बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए, आपके कोचिंग से कितने सफल हुए, तो आपस में कम से कम जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, जो बच्चे को भविष्य बनाने और संवारने का दावा करते हैं, वहां का कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इस तरह से वार और प्रति एक दूसरे के ऊपर रिटेलिएशन और फिर प्रतिशोध में फिर एफआईआर, कि इस तरह का मुकदमेबाजी और झगड़ा ये कोई शैक्षणिक संस्था का पार्ट तो नहीं हो सकता। देखते हैं कोर्ट के रिमार्क्स ये लोग भी सुने होंगे, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कितना असर होता है, आपस में ये लोग मिलजुल जाते हैं या नहीं जाते हैं। हाँ, फैजल खान जी का एक वीडियो मैंने देखा जो कह रहे हैं कि ये दुख की घड़ी है रोशन आनंद जी के भाई की जो मृत्यु हुई है, और ये बड़ा ही ऐसी घटना है जो इससे में ज्यादा क्या कहा जाए, इससे बड़ी दुखद घटना क्या हो सकती है। तो अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो फिर ये छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के इस तरह से उलझने की क्या जरूरत है, जबकि इनके गार्ड ने कहा कि फायरिंग करो। ठीक है, कभी कभी भीड़ एरोगेंट हो जाती है, पत्थरबाजी करने लगती है, तो एक तरफ से भी तो संयम बरता जाना चाहिए कि अच्छा चलिए पत्थर बरसा रहे हैं तो कुछ देर के बाद वो खुद शांत हो जाएंगे, लेकिन इधर से भी हुआ कि फायरिंग करो। तो दोनों तरफ से जब चली उसके परिणाम जो हैं वो देख रहे हैं। तो आज तो यही है, लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि रोशन आनंद जी को बेल मिला है, और फैजल आनंद जी, फैजल खान उर्फ खान सर जो हैं वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किए होंगे। अब इनके वकील का तो कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं है कि इनको रेगुलर बेल मिला ना मिला। इंटरिम रिलीफ तो इनको मिला हुआ है, देखते हैं इंटरिम रिलीफ शायद 20 या 22 तारीख तक इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है। रेगुलर बेल अगर इस बीच में मिल जाता है और दोनों के बीच में विवाद सुलझ जाता है तो एक अच्छी शुरुआत होगी। वही हेल्दी कंपटीशन की बात मैं भी करता हूँ कि हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए।
और चूंकि उनकी भाई की मौत हो गई है तो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही फाइंडिंग पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, या नेपाल पुलिस बताएगी कोई ऐसी घटना घटी या इंजरी ऐसी जगह पर है जिस पर हत्या जैसी बात की संभावना हो सकती है। अभी तक तो बहुत चीजें स्पष्ट तौर पर नहीं आई है सामने। सर, बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उनकी जिस तरह से वो फिर से मंत्री बने, तो अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और याचिका में कहा है कि दीपक प्रकाश विधायक या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत गैर विधायक को मंत्री बने रहने की 6 महीने की छूट सिर्फ एक बार मिलती है। और आरोप है कि सरकार ने जो है वो दोबारा मंत्री बनाकर उन्हें अतिरिक्त समय देने की कोशिश की है। अब ये मामला केवल एक मंत्री पद का नहीं है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही और सरकार के अधिकारों की परीक्षा भी बन गया है, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये इस पर तो हम लोग पहले भी बात किए थे ना। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। हमने तो कहा था कि जो इनके याचिका करता है राकेश कुमार सिंह, उन्होंने ही ये प्ली दिया था और एक फैसले का, चर्चित फैसले का हवाला दिया था। एसआर चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का इन्होंने हवाला दिया था और उस फैसले में साफ कहा गया है कि 6 महीने की छूट को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर 20 नवंबर को ये पहली बार मंत्री बने तो ऑटोमेटिकली 20 मई को इनका 6 महीने का कार्यकाल खत्म हो जाता है। बिल्कुल। बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें 7 मई को ये दोबारा मंत्री बने। तो 7 मई को दोबारा मंत्री बने तब तो फिर ये कहेंगे कि हम तो 6 महीना के लिए फिर हो गए। तो वही उन्होंने कहा था कि 20 नवंबर 2025 से शुरू ही संवैधानिक अवधि, मतलब बिना कोई विधायक रहे हुए या विधान परिषद का सदस्य रहे हुए 20 मई 2025 को समाप्त हो चुका है। ऐसे में जो नई सरकार है वो पुनर्नियुक्ति के बहाने 6 महीने की अवधि को दोबारा शुरू अगर मान लेती है तो ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है। ये याचिका में उन्होंने स्पष्ट कहा और आज याचिका में साफ साफ आरोप लगाया गया है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का ऐसा इस्तेमाल है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से गैर विधायक को मंत्री के रूप में अतिरिक्त समय देने की कोशिश की गई है। वो गैर विधायक है लेकिन उनको मंत्री के रूप में अतिरिक्त समय देने की कोशिश की गई है। तो अब तो चूंकि ये मामला कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद बिहार सरकार से पूछा, जब बार बार इस अवधि का आप एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार अगर वो किसी मौका आप कब क्यों दे रहे हैं, एक सवाल तो है। अब रह गई बात कि सरकार इसका क्या उत्तर देती है। एक मीडिया संवाद में सम्राट चौधरी जी से यही सवाल पूछा गया और मैं था वहां, तो सम्राट चौधरी जी ने तो वो जो हवाला देते हैं वो दिए कि अभी तो रह ही सकते हैं, मतलब 7 मई से जो मीडिया संवाद का तारीख था उससे कहे कि इतना दिन तो और अभी रह सकते हैं। मैं भी 5 महीना इतना दिन रहा हूँ, 28 दिन या क्या बताए किसी सदन के सदस्य के रहे बिना, अब तो सम्राट चौधरी भी रह सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया है कि क्या इसका बार बार पुनर्नियुक्ति के नाम पर इसका उपयोग हो सकता है, क्या ये संविधान की मूल भावना के साथ न्याय होगा, तो सरकार को फिर इसका जवाब तो देना होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं कि वो तब तक मंत्री बने रहेंगे जब तक कि एनडीए की सरकार रहेगी, एनडीए चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी तब तो फिर इनको निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर याचिका को इंटरटेन कर ली सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको इंटरटेन नहीं करती तब तो होता कि भाई चलिए ये पीआईएल को दायर करते ही रहते हैं, लेकिन पीआईएल को गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ले करके सरकार से उन्होंने जवाब तलब भी कर दिया कि बताइए आखिर उनको बार बार
बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए ये 6 महीने की अवधि का लाभ आप क्यों देना चाहते हैं? अब तो एनडीए की सरकार बताएगी। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हमारी आपसे बात हुई थी, हम लोग बात किए थे इसी प्लेटफॉर्म पर कि क्या स्नेहलता कुशवाहा के बारे में सोचेंगे या अपने दल के किसी और व्यक्ति को ये मंत्री पद की जिम्मेवारी देंगे या केंद्र में वो खुद मंत्री बन जाएंगे, जिस तरह का ऑफर उनको दिया जा रहा है। लेकिन अब तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सरकार को तो जवाब देनी पड़ेगी इस परिस्थिति में क्यों रखे हुए हैं। और अगर संविधान इसकी इजाजत देता है तो इसीलिए तो मैंने रेफरेंस आपको बताया, ये सब चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, इसी तरह का मामला वहां आया था और जो कोर्ट के रिमार्क्स थे उस रिमार्क्स में कहा गया कि नहीं, बार बार इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर बार बार नहीं इस्तेमाल हो सकता है तो शायद दीपक प्रकाश जी पर भी ये लागू नहीं होगा। अब दीपक प्रकाश जी तो यही बात न कह रहे हैं कि चूंकि दोबारे सरकार बनी तो फिर इस 6 महीना के लिए हम अधिकृत हो गए। कोर्ट किस रूप में इसको लेती है, चूंकि कोर्ट में तो कोई भी जज साहब और खास करके सुप्रीम कोर्ट के जो जज वो भी रिमार्क्स देंगे, वो तो सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हाँ वो ये कोर्ट का, चूंकि वो रूलिंग हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वकील जज अगर कोई रिमार्क्स या कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उसको रूलिंग मान लिया जाता है। तो अगर वो कोई ऑर्डर पास किए होंगे और पहले से कोई ऑर्डर इस पर पास ऑलरेडी होगा, उसका रेफरेंस देकर के पीआईएल दायर किया गया है, तो फिर बिहार सरकार को तो निर्णय लेनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का ये है। अगर वो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है तो फिर दीपक प्रकाश जी के लिए तो एक सवाल होगा। तो अब संभावना तो बहुत तरह की चलते रहती है दिन भर कि कोई एमएलसी को इस्तीफा करा दिया जाएगा, इनको एमएलसी बना दिया जाएगा, फिर उनको बाद में अकोमोडेट कर लिया जाएगा, सरकार ऐसे कर लेगी, सरकार वैसे कर लेगी। तो जो भी सरकार करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नैतिकता का सवाल उठा दिया है, संवैधानिक दायित्वों का सवाल उठा दिया है, संविधान की मूल भावना का सवाल उठा दिया है, देखते हैं बिहार की सरकार इस पर क्या जवाब दे पाती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि संभावनाओं की बात तो चलती रहती है, अगली संभावना पे ही हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से पटना की बांकीपुर सीट अब सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए बड़ा राजनीतिक टेस्ट बनती जा रही है। जिस तरह से 2025 विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने के बाद प्रशांत किशोर इस चुनाव को अपनी राजनीतिक वापसी के मौके के तौर पर देख रहे हैं। ये सीट अगर हम बात करें तो पहले बीजेपी के नितिन नवीन के पास थी और इसका प्रतीकात्मक जो महत्व है वो काफ़ी बड़ा है। पीके को एक सजेशन के तौर पर लोग कह रहे हैं कि अगर वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से बातचीत करते हैं और कोई साझा रणनीति बनाते हैं तब हो सकता है कि उसमें सफल हो पाए। जिस तरह से 58,000 वोटों का डिफरेंस था पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का और महागठबंधन के उम्मीदवार का, तो ये चुनाव तय करेगा कि जनसुराज बिहार में कितनी मजबूत राजनीतिक ताकत बन सकती है। क्योंकि मुद्दे अलग अलग भले ही हो, मुद्दे वो हों, लेकिन एनडीए जिस तरह से जीतती आई है उस सीट पर, खास करके बीजेपी जिस तरह से जीतती आई है उस सीट पर, तो वो गढ़ माना जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर अगर खुद भी मैदान में उतरते हैं तो भी कितनी बड़ी चुनौती होगी और क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ बातचीत करके अगर प्रशांत आगे बढ़ते हैं इस चुनाव में तो कितना फायदा मिल सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर तो इसको जनमत संग्रह के तौर पर कह रहे हैं कि ये जो बांकीपुर की जो लड़ाई होगी वो जनमत संग्रह के तौर पर हम इसको देख रहे हैं कि ठीक है 10,000 रुपया बांट करके इन्होंने सरकार बना ली है बिहार में, लेकिन जनता इनके साथ थी और एक प्रलोभन दिया गया था ना कि बाकी राशि हम आपको बाद में, जो दूसरी किस्त है, तीसरी किस्त है, 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी ना। वो पहली किस्त के बाद कोई किस्त तो जारी हुआ नहीं। ये कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में हम इस बात को बताएंगे। प्रशांत किशोर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इनकी पार्टी लड़ेगी। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर को लड़ना होता तो विधानसभा का चुनाव हुआ था, राघोपुर ये गए थे तेजस्वी यादव के खिलाफ में लगा कि ये चुनाव लड़ेंगे,
हुंकार भरे थे, लेकिन राघोपुर से लौट के चले आए। कहाँ लड़े? तो प्रशांत किशोर के बारे में जहां तक मेरी अपनी समझ है, ये चुनाव नहीं लड़े, इनके कोई उम्मीदवार लड़ सकते। अब रह गई बात कि इंडिया गठबंधन इन पर कितना ट्रस्ट करती है, ये तो इंडिया गठबंधन पर निर्भर करता है। उनका भी तो कई दलों का एक गठबंधन है, लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके साथ, आरजेडी है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी जी की पार्टी अभी उनके साथ है, उनका भी तो कई दलों के साथ गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन में भी दमदार कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि ये बांकीपुर सीट जो है, मीडिया के लिए भी और राजनीति के तौर पर ये भी हॉट सीट बना। बिल्कुल आप सही कही कि ये एनडीए की ट्रेडिशनल सीट है, और एनडीए क्या, एक तरह से कहिए कि बीजेपी की ये सीट है बाकी, जहां से बीजेपी लड़ते रही। एक ऐसा दुर्ग है, अभेद्य दुर्ग, जिसको भेदना शायद इतना आसान नहीं। और बाई इलेक्शन जो होता है उसमें तो सरकार की बिल्कुल प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, पूरी ऊर्जा झोंक देती है जिसकी भी सत्ता होती है। तो देखते हैं जातीय समीकरण में जो चूंकि वैश्य और कास्ट डोमिनेटेड वो विधानसभा क्षेत्र है, प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी हैं, शिक्षित वर्ग के लोग भी हैं। तो क्या प्रशांत किशोर की पार्टी से कोई ऐसा प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षित वर्ग, जिसकी जातीय समीकरण भी उस बांकीपुर के विधानसभा से मैच खाती हो, अगर वो उतारते हैं और वो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन उनको समर्थन कर दे। आप कह रही है ना कि राहुल गांधी समर्थन कर सकते हैं, तेजस्वी यादव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के बाद विपक्ष के कान खड़े हो गए, और विपक्ष इस बात को समझ रही है कि बीजेपी को जैसे ही मौका मिलेगा हमारे पार्टी को तोड़ने में, कमजोर करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़े। तो बांकीपुर के सीट्स के माध्यम से अगर ये जीतने में कामयाब हो जाती है विपक्ष, तो एक मैसेज तो चला ही जाएगा कि देखिए वो जो आरा का जो स्नातक का जो क्षेत्र था, पंचायती राज्य जो विधान परिषद का सीट था, वो कैसे हमने जीत लिया, जनता मेरे साथ खड़ी है। बांकीपुर में अगर लड़ाई हुई तो हमने कैसे उस लड़ाई में बीजेपी को शिकस्त दे दी या एनडीए को शिकस्त दे दी। तो हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर प्रशांत किशोर लड़ेंगे तब तो फिर यह लड़ाई पूरे देश के मीडिया का केंद्र हो जाएगा कि बिहार की एक ऐसी सीट जिसमें प्रशांत किशोर अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने का दावा करते हैं कि हमने रणनीति बनाई और वहां की सरकार बन गई, हमने रणनीति नहीं बनाई, वहां सरकार नहीं बन पाई। और वो सबसे बड़े रणनीतिकार देश के जो हैं वो खुद चुनावी मैदान में हैं, तो फिर तो सबका फोकस हो जाएगा। इंडिया गठबंधन भी हो सकता है कि इनके साथ खड़ी हो जाए कि चलो भाई प्रशांत किशोर पर ही दाव लगा देनी है, एक सीट से न सरकार गिरनी है न एक सब सीट से सरकार बननी है। लेकिन कभी कभी लड़ाई सिंबॉलिक लड़ी जाती है, प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ी जाती है कि ठीक है हम प्रतीकों में ही लड़ेंगे, लेकिन लड़ करके और हम इस तरह से ये करेंगे। तो मैं समझता हूं कि प्रशांत किशोर जो है खुद लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं किए हैं, न इनकी पार्टी के जो अलग अलग जो प्रेस को ब्रीफ किया गया इनके लोगों के द्वारा उसमें कोई स्पष्टता हो गया। लेकिन जनसुराज वहां चुनाव लड़ने जा रही है बांकीपुर सीट से। इंडिया गठबंधन ने भी अभी कोई इस तरह से स्पष्ट नहीं किया है कि अगर जनसुराज लड़ेगी तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन का भी कोई उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हो सकता है और इनके उम्मीदवार भी कमजोर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। थोड़ा और स्थिति स्पष्ट होने दीजिए, वो स्पष्ट हो जाएगी कि क्या प्रशांत किशोर जी खुद चुनाव लड़ेंगे, इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, या ये भी लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन भी कोई ऐसा प्रबुद्ध शिक्षित एक वैसा व्यक्ति जिसके सामाजिक सरोकार बढ़े रहे हों और जिनके जातीय समीकरण भी उस बांकीपुर विधानसभा के साथ फिट बैठता हो। इंडिया गठबंधन कोई ऐसे लोगों पर दाव लगाती है या प्रशांत किशोर के साथ खड़ी हो जाती है इंडिया गठबंधन भी कि जरा आमने सामने की ही लड़ाई हो जाए और बांकीपुर सीट में एनडीए को परास्त करके एक मैसेज दे दिया जाए कि ऐसा नहीं है, एनडीए को हराना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, वो तो 10,000 रुपए की ताकत थी जिसमें अंतिम समय में एक प्रलोभन दिया गया और वोट खरीद ली गई, जो आरोप विपक्ष लगाती।
देखते हैं, बांकीपुर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी, पूरे देश की नजर बांकीपुर सीट पर होगी। प्रशांत किशोर अगर खुद लड़ते हैं या अपने किसी उम्मीदवार को लड़ाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल, जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा बनी हुई है, जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को तक जरूर लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।